So, hello everyone. Myself Dr. S.K. Yadav from मानस स्टडी देहरादून। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे आज हमारा टॉपिक जो होगा क्लास 11 का पहला चैप्टर का पहला पार्ट, द लिविंग वर्ड पार्ट 1, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम लोग समझते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी के सारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। तो किसी भी एंटिटी के अंदर जितनी भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, वो मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो मेटाबॉलिज्म है डियर, अगर इसकी बात करूं तो मेटाबॉलिज्म के अंदर मुख्य रूप से दो चीजें होंगी, या तो होगा एनाबॉलिज्म या फिर होगा कैटाबॉलिज्म। अब ये जो एनाबॉलिज्म है और ये जो कैटाबॉलिज्म है, ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स और सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर एटम्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि जब एटम्स या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म इसका उल्टा हो जाता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स सिंपल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक साथ मिलाएंगे तो आपके पास क्या बन के आता है? हमारे पास डियर बन के आता है ग्लूकोज। और अगर आप दो ग्लूकोज यूनिट को एक साथ जोड़ेंगे और ऐसी एक पूरी चेन तैयार करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आता है? स्टार्च। तो देखिए, मैंने क्या किया कि जो मेरे पास एटम्स हैं उनको जोड़ के मैंने सिंपल मॉलिक्यूल बनाया ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जोड़ के मैंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया स्टार्च। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक, एनाबॉलिज्म प्रोसेस। और अगर मैं ऐसे ही इसको उल्टा कर दूं कि मेरे पास स्टार्च है, मैंने स्टार्च को तोड़ा ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज को तोड़ा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गई कि हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से पहले क्या किया? सिंपल मॉलिक्यूल को बनाया, बाद में सिंपल मॉलिक्यूल से उसके एटम्स को बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? यह कहलाएगा हमारा कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होता है। तो दोनों से मिलकर बनते हैं हमारे पास में मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म होती है, ध्यान रखिएगा, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, केवल और केवल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। भले से आप इसको जो है एक सिस्टम में क्रिएट करके, मैंने एक एंजाइम लिया, एंजाइम को अपने एक बीकर के अंदर डाला, उस एंजाइम के अंदर बफर सॉल्यूशन डाला, बफर सॉल्यूशन डाल के मैंने उसमें स्टार्च डाल दिया, तो जो मेरा एंजाइम है अमाइलेजेस, ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देगा ग्लूकोज में, वो कैटाबॉलिज्म हो गया। तो ये जो रिएक्शन है भले से सेल फ्री मीडियम के अंदर हो रही है, लेकिन जो रिएक्शन रहेगी वो लिविंग फॉर्म की रिएक्शन ही रहेगी। अब जो हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन विट्रो एनवायरमेंट के अंदर अगर आप कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं, तो भले से वो जो इन विट्रो एनवायरमेंट है वो नॉन लिविंग होगा, लेकिन हमारे पास रिएक्शन जो है वो लिविंग ही रहेगी। तो रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो लिविंग ही रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट समझे बेटा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी के सारी किसी ना किसी, ठीक है, एंजाइम्स के कंट्रोल होके होती हैं। और इन रिएक्शंस के अंदर या तो कुछ बनेगा या फिर कुछ टूटेगा। अगर बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड द एनाबॉलिक प्रोसेस, और अगर वह टूट रहा है तो दिस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन्हीं का सम टोटल होता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारे पास में ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब ये केवल और केवल किस में मिलेगा? लिविंग के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ईयर हमारे पास में मेटाबॉलिज्म के बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम समझें यहां पर, तो हमारे पास में एक थ्योरी थी जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी आपको पता है कि सिडेरेंट स्वान ने दी थी। सेल थ्योरी को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट।
ठीक है। और साथ में हमने बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर लाइफ है तो सेल जरूर होगी, और अगर सेल है तो लाइफ जरूर होगी। तो लाइफ सेल के बिना अधूरी है, और सेल लाइफ को रिप्रेजेंट हमेशा करेगी। तो सेलुलरिटी जो होती है, ये हमारे पास में, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब आप कहेंगे सर अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है तो क्या उसके अंदर भी सेल नहीं होंगी? तो उसके अंदर सेल होंगी, लेकिन नॉन लिविंग कंडीशन में होंगी, और मरेगा तभी जब वो उसके अंदर लाइफ पहले से एग्जिस्ट करती होगी। तो डेथ उसी की हो सकती है जिसके पास लाइफ है, जिसके पास लाइफ नहीं है उसकी डेथ भी नहीं हो सकती। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी लिविंग एंटिटी की, तो उसके अंदर लाइफ हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए सेल रहेगी। जिसके पास सेल नहीं होगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वायरस। देखिए वायरस जो होते हैं ए सेल्यूलर होते हैं, मतलब सेल लेस और एंटिटीज होती हैं, और इसीलिए वायरसेस को हम ऑर्गेनिज्म ना कहकर हम पार्टिकल्स कहते हैं। और वायरस भी लिविंग फीचर तभी दिखा सकता है जब वो किसी एक होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा। जब तक वो होस्ट सेल में एंटर नहीं करेगा तब तक उसके फीचर लिविंग में काउंट नहीं होंगे। तो उसको भी अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। इसलिए हमारे पास में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं प्लांट, तो प्लांट किससे बनेंगे? सेल से। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर मैं पूछता हूं आपसे एनिमल्स, तो एनिमल्स किससे मिलकर बनते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो सेल्स है, जो सेल्स के नंबर है, इनके बिहाफ पर अगर हम बात करें तो किसी के अंदर सेल के नंबर एक भी हो सकता है और किसी के अंदर सेल का नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर हमारे पास में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का नंबर केवल एक है, कितना है? केवल एक ही सेल प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास में जैसे बैक्टीरिया है, जैसे अमीबा है, जैसे हमारे पास में ईस्ट है। दीज आर द सर्टेन एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपके पास केवल एक सिंगल सेल है तो आप यूनिसेल्युलर हैं, और अगर आपके पास में एक से ज्यादा सेल है, अगर कोई एंटिटी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है तो वो मल्टी सेल्युलर एंटिटी हो जाती है। अब मल्टी सेल्युलर एंटिटी के एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे, जैसे मैंगो ट्री, आपके पास में मैंगो ट्री देखने को मिल जाएगा। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताता हूं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, मतलब अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सकते हो, वो आपको मल्टी सेल्युलर दिखाई देगा। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, वो यूनिसेल्युलर होगा। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। लेकिन ये चीज कंफर्म याद रखिएगा कि ये जो सेल्युलरिटी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है। देयर इज नो लाइफ विदाउट दिस सेल, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप कह सकते हैं कि सेल इज इक्वल टू लाइफ। अगर सेल है तो लाइफ है, और अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर डियर, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये आपका कॉन्सियसनेस। तो कॉन्सियसनेस की अगर हम लोग बात करें, कॉन्सियसनेस क्या हो जाती है? कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है? देखिए मैं अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, मेरे एनवायरनमेंट के अंदर मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मेरे एनवायरनमेंट के अंदर मुझे ठंड महसूस हो रही है, मेरे एनवायरनमेंट के अंदर मुझे बारिश महसूस हो रही है, मेरे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। तो ये जो चीजें मुझे महसूस हो रही हैं, तो ये कैसे मुझे पता चल रहा है? ये मुझे बता रहा है कौन? ये मुझे बता रहा है मेरी कॉन्सियसनेस। तो जो मेरी कॉन्सियसनेस है ये मेरे को इस चीज को बता रही है कि बाहर गीला है, बाहर गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर कम है, बाहर का प्रेशर कम है, ठीक है, बाहर कोई प्रेडिटर उपस्थित है। तो ये जो कौन बता रहा है मुझे? कॉन्सियसनेस। अब ये जो कॉन्सियसनेस का फीचर है ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिल जाता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम छोटे थे तो छोटे क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा, जब हम गलती करते थे तो टीचर हमको बुला के स्टिक से मारने के लिए हाथ आगे बढ़वाता था, और जैसे ही स्टिक हमारे पास आते थे हमारा हाथ पीछे आता था। तो ये क्यों पीछे आ रहा है हमारे हाथ? ड्यू टू दी कॉन्सियसनेस। क्या कॉन्सियसनेस? कि हमारा जो कॉन्सियस नेचर है वो ये बता रहा है
कि अगर स्टिक हाथ पे लगी तो हाथ की जो सेल्स है वो डैमेज होगी, हमें पेन होगा, हम हाथ पीछे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। घर के अंदर अगर आपकी मम्मी आपको प्यार से बुला रही है और बहुत अच्छा खाना बना रखा है और वो चीजें रखी हुई हैं आपके सामने जो आपको पसंद है, आप तुरंत उसकी तरफ दौड़ के चले जाओगे। और अब वहीं अगर आपने कोई गलती कर दी और आपको पता है कि मम्मी की तरफ से अब तो उड़ती हुई चप्पल आने वाली है, ठीक है, या आपको पता है कि मम्मी की तरफ से अभी पिटाई पड़ने वाली है, तो आप क्या करेंगे? मम्मी आवाज देंगी, आप छुप के शांत होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आपको खतरा महसूस हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस भी यही करती है कि जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगी, और जिससे आपको खतरा होना चाहिए, जिससे आपको डर लगना चाहिए, उससे आपको डराएगी भी। ठीक है, क्यों ऐसा करेगी? ताकि आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, आप अपने एनवायरमेंट के अंदर लिविंग फॉर्म में रह सकें, आप अपने एनवायरमेंट में सरवाइव कर सकें। तो बेसिकली जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट से हमें अवेयर कराती है। ठीक है, खतरा है भाग जाओ, ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है खड़े रहो। तो ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा है? हमारी कॉन्शियसनेस बता रही है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है ये हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए एक्टिवेट करती है। अब ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये फिजिकल भी हो सकता है, ये केमिकल भी हो सकता है, और ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर फिजिकल का मैं आपको बताता हूं। आप अच्छे खासे बैठे होके अपने पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक ही आपको हाथ पे कुछ चुभा हुआ सा महसूस हो रहा, आपका हाथ पीछे चला गया, तो वो जो चुभी हुई चीज है आपको, वो क्या है? एक पिन वगैरह रहेगी जो आपके हाथ पे प्रेशर डाल रही है, तो फिजिकल फॉर्म में आ गया। केमिकल फॉर्म की हम बात करते हैं, जैसे आप खाना खाने बैठे, आपको मिर्ची लग रही है बहुत तेज, ठीक है, आप तुरंत पानी मांगे, उस खाने को खाने से छोड़ देंगे। ठीक, आपके सामने जैसे ही कोई खराब आइटम आता है खाने के लिए, आपको एकदम स्मेल आ जाएगी, उसका टेस्ट खराब लगेगा, आप नहीं खाएंगे क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये आपका जो वो स्मेलिंग पावर है, वो जो टेस्ट पावर है, आपकी कॉन्शियसनेस आपको बता रही है इस खाने को मत खाइए, बीमार हो जाएंगे, और आप उस खाने को नहीं खाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू दी कॉन्शियसनेस। तो हमें कॉन्शियसनेस बचा के रख रही है। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें, जब मेटिंग की बात होती है तो जो फीमेल है वो मेल को ढूंढती है, जो मेल है वो फीमेल को ढूंढती है। अब ये भी कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। जब जब एनवायरमेंट के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो एनवायरमेंट के अंदर जो फीमेल है वो कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है जिससे मेल पता लगा लेता है कि फीमेल इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, और इसीलिए जो है फिर वो उसी तरह से वहां पे रिस्पॉन्स देता है। तो ये भी आपका एक स्टिमुलाई हो जाता है। इसके अलावा जो प्लांट है अगर आप देखेंगे तो प्लांट आपके लाइट के लिए भी रिस्पॉन्स देते हैं। जहां पर लाइट होगी प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देगा, जहां वाटर होगा रूट वहीं ग्रो करनी शुरू कर देगी, जहां ग्रेविटी होगी वहीं हमारे रूट की ग्रोथ भी देखने को हमें मिलेगी, जहां पोल्यूशन होगा वहां पे प्लांट धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर हैं दीज आर दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और उनके बिहाफ पर जो लिविंग एंटिटी होती है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, हर एक के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स दे। अब भले से उसका तरीका जो होगा अलग होगा, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। जो हमारे पास में ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। जो ह्यूमन बीइंग होती है ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो पूरा का पूरा एक सेल्फ अवेयर है अपने आप से। क्यों सेल्फ अवेयर है? हमें अपने अंदर की एनाटॉमी भी पता है, हमें बाहर की मॉर्फोलॉजी भी पता है, हमें अपने पॉजिटिव हैबिटाट के बारे में भी पता है, हमें अपने निगेटिव हैबिटाट के बारे में भी पता है, हमें हर चीज का पता है अपने बारे में, इसलिए हम हर तरह के स्टिमुलाई को महसूस कर सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। बीमार होंगे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देगा। क्यों दे रहा है डॉक्टर आपको दवाई? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर लीवर में ये प्रॉब्लम हो रही है वो किस केमिकल की वजह से हो रही है, वो उस केमिकल के लिए आपको एक मेडिसिन देगा। तो ये आपकी अवेयरनेस है जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम को पहचान पा रहे हो। तो ह्यूमन बीइंग जो है आपके सेल्फ अवेयरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे भी हमने क्या बताया कि कॉन्शियसनेस therefore becomes the defining property of living organism। तो कॉन्शियसनेस भी हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर आप देखेंगे तो हमने 3 जगह पर यह बात की है कि हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कौन कौन सी?
सबसे पहली कॉन्शियसनेस हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, दूसरी जो सेलुलरिटी है ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तीसरी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है कि हमारे पास में कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल लिविंग के अंदर पाई जाती है। तो पहली हमारे पास में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म, दूसरी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, हमारी सेलुलरिटी, और तीसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है कॉन्शियसनेस। तो आज हमने देखा क्या क्या, सबसे पहले हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, ठीक है, साथ में हमने देखा जो लाइफ है वो क्या होती है, फिर हमने देखा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसके अंदर हमने ग्रोथ को पढ़ा, ग्रोथ में हम लोगों ने समझा था इट इज इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ सेलुलर डिवीजन। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, हमने ग्रोथ के बाद देखा था यहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सम टोटल ऑफ होता है हमारे अंदर होने वाले सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस का वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म, जिसके दो पार्ट थे, पहला पार्ट था कैटाबॉलिज्म, दूसरा पार्ट था एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स सिंपल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सिंपल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हमने बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, द न्यू ऑर्गेनिज्म is similar in morphology, physiology, anatomy and in reproduction to its parents। और रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था एसेक्सुअल सेक्सुअल हो सकता है। फिर हमने ग्रोथ में भी देखा था कि हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो डिफाइंड होती है, एनिमल्स के केस में अनडिफाइंड होती है, प्लांट्स के केस में, और एक्सटर्नल होती है नॉन लिविंग थिंग्स के केस में, और इंटरनल होती है लिविंग एंटिटी के केस में। इसके बाद हम लोगों ने दिया देखा था सेलुलरिटी, सेलुलरिटी को हमने बताया था कि सेल केवल लिविंग एंटिटी में देखने को मिलेगी, नॉन लिविंग एंटिटी के अंदर सेल देखने को नहीं मिल जाती है, इसलिए जो सेलुलरिटी होती है वो लिविंग एंटिटी की एक मेन प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने लास्ट देखा था कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस को हम लोगों ने समझा था कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस वो एक तरह का एक ऐसा सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर जो आपको अवेयर कराता है आपके एनवायरमेंट से, और आप उसी अवेयरनेस की वजह से अपने एनवायरमेंट में मिलने वाले एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए कोई रिस्पॉन्स दे पाते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्शियसनेस है, याद रखिएगा, कॉन्शियसनेस, सेलुलरिटी, मेटाबॉलिज्म, दीज थ्री आर दी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड दैट्स ऑल। आज का लेक्चर हम लोग करते हैं यही खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।